कैसे हैं सभी लोग दोस्तों, कैसे चल रही है डीएड एससीआईडी एग्जाम की तैयारी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। लेक्चर क्लास रहेगा जो और टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 10 में भी हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों, या टॉपिक्स रह गए हैं, तो उनके लिए हो सकता है हमें एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आने के चांसेस हैं दोस्तों। इसलिए पेपर 10 का आज टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारा कंसेशंस एंड बेनिफिट्स, यानी कि रियायतें और लाभ। देखिए दोस्तों, जो हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र शासित जो योजनाएं हैं, या अगर हम बात करें रियायतें, छूट है, लाभ हैं, योजनाएं हैं, कौन कौन से उन पर बात करेंगे। ठीक है, उनसे उन्हें किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा उनको रियायतें प्राप्त हो रही हैं और जिनका वे लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो सभी पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बता रहे हैं कंसेशन एंड बेनिफिट्स, रियायतें और लाभ उन व्यक्तियों के लिए, दिव्यांगजन व्यक्ति यानी कि सभी जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए कहां कहां पर छूट मिलती है, कहां कहां पर रियायतें मिलती है जिनका वे लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें रोजगार भत्ता हो गया, ठीक है, आरक्षण हो गया, या बात करें डाकघर में हो गया, रेलवे यात्रा में हो गया, हवाई यात्रा के लिए हो गया, ठीक है, और बैंकों के द्वारा उनको क्या क्या रियायतें मिलती हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की रियायतें और लाभ प्रदान करती है। यहाँ पर मानसिक मंद व्यक्ति क्या है, क्योंकि हमारा जो है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कर रहे हैं, इसलिए मानसिक मंद व्यक्ति हमने यहाँ पर किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ सभी दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो मानसिक मंद व्यक्ति के लिए करना है। ठीक है, स्पेसिफिक। तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार के साथ साथ, यानी कि भारत सरकार के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों की सरकारें भी दिव्यांगजन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें और लाभ प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की रियायतें, जैसे रेलवे पर रियायत, रेलवे, हवाई यात्रा रियायतें, डाक रियायतें, वाहन भत्ता रियायतें, शैक्षिक भत्ता, आयकर में छूट, तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप में पुरस्कार, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता, इन सभी के रूप में सहायता प्रदान करती है। कैसे करती है? देखिए दोस्तों, रियायतों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राप्यता आवश्यकताओं के अलावा सहायता की मात्रा, बाधा की परिभाषा, आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट निर्देशित, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि स्पष्ट रूप से समय समय पर जारी सरकारों आदेशों द्वारा स्पष्ट और विस्तृत है। वो कह रहे हैं कि दोस्तों की रियायतों के प्रत्येक श्रेणी के लिए, अब रियायतों की प्रत्येक श्रेणी मतलब ये है कि किस श्रेणी की बात हो रही है, कौन कौन सी श्रेणी की आवश्यकता, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षा हो गया, या रोजगार हो गया, तो अलग अलग श्रेणी में जो दिया हुआ है कि इतनी मतलब प्रतिशत अगर आपके अक्षमता रखते हैं तब आपको ये रियायत मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं, अगर प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रपरता आवश्यकता हो, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसमें कुछ ऐसे निम्न बातें लिखी होंगी आपके लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि सहायता की मात्रा की इतने मात्रा में आपको सहायता मिलेगी, बाधा की परिभाषा स्पेसिफिक, उसमें कितनी एबिलिटी, कितनी डिसेबिलिटी दिखा रहा है, कितनी परसेंट से डिसेबिलिटी दिखा रहा है, और कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी रियायतें या लाभ हैं। ठीक है, आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश, यानी कि आपका पास जो एक फॉर्म होगा या रियायतों का जो फॉर्म होगा उसमें जो दिशा निर्देश दिए होंगे, गाइडलाइंस दिए होंगी, उनके अनुसार लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि स्पष्ट रूप से समय समय पर जारी सरकारों आदेशों द्वारा स्पष्ट है और विस्तृत है। यानी कि स्पष्ट है, उन्होंने दे रखा है, ये विस्तृत है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले कह रही है रेलवे पर रियायत, यानी कि रेलवे पर यात्रा रियायतें कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इन्हें दी जा रही है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए। दिव्यांग व्यक्तियों को 75% यानी कि 75% तक की रियायतें किराए पर यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी कि रेलवे दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी जो यात्रा का किराया होगा या टिकट में उन्हें 75% की उन्हें छूट मिलती है।
ठीक है ना, यानी कि 75% को उन्हें कंसेशन मिल जाता है। दृष्टिबाधित और बौद्धिक असक्षम व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्ति भी मूल किराए में 75% छूट है। यानी कि अगर दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कोई दूसरा व्यक्ति अगर जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है दिव्यांग और उसका पूरा परिवार 10 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को किया है, कह रहे हैं या तो दृष्टिबाधित हो, विजुअल इंपेयर्ड हो, या बौद्धिक असक्षम यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। इन दो व्यक्तियों के साथ अगर कोई व्यक्ति साथ में जाने वाला है, चाहे इंस्ट्रक्टर हो सकता है, चाहे फैमिली मेंबर हो सकता है, XYZ, उनके साथ एक व्यक्ति की छूट है, उसके किराए में भी 75% की छूट मिलती है। रेलवे के द्वारा ये रियायत दिव्यांगजन व्यक्तियों को दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हवाई यात्रा रियायतें। हवाई यात्रा में क्या, इंडियन एयरलाइंस एक यात्री पर दिव्यांग व्यक्ति को 50% रियायतें किराए की छूट देता है। यानी कि उसमें 50% उसका जो किराया है उसमें 50% का उसे कंसेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं एक यात्रा पर दिव्यांग व्यक्ति को रियायत किराए की छूट मिलती है। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि जैसा कि रेलवे ने किया था कि एक व्यक्ति जा सकता है छूट, लेकिन एयरलाइंस नहीं दे रही है। इंडियन एयरलाइंस केवल दिव्यांग व्यक्ति को ही देगी। 50% की जो प्रतिशत छूट मिल रही है, 50% की, वो केवल दिव्यांग व्यक्ति को है, अन्य व्यक्ति को नहीं है, चाहे उसके साथ कोई भी व्यक्ति हो। रेलवे में उन्होंने केवल करा है कि केवल बौद्धिक असक्षम वाले व्यक्ति को और दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ अगर कोई भी उनके साथ जाता है रक्षक बन के, तो उनके लिए 75% किराए में छूट मिल रही है। लेकिन इंडियन एयरलाइंस केवल दिव्यांग व्यक्ति को 50% उनके किराए में छूट देता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डाक में, पोस्ट में देखिए, अगर सतत मार्ग द्वारा भेजे गए पैकेट की डाक द्वारा डाक देने और अंतर्देशीय और विदेशीय, यानी कि चाहे वो हमारा अदर कंट्री में हो या इन कंट्री में हो, तो उस प्रसारण के लिए भुगतान द्वारा छूट प्राप्त है, ठीक है। तो डीने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग भी अगर सतत मार्ग पर भेजे गए पैकेट की डाक द्वारा डाक देने, अंतर्देशीय और विदेशीय प्रसारण के लिए भी भुगतान द्वारा छूट प्राप्त है। यानी कि उनको किसी भी प्रकार का डाक भेजने के लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी इनकम टैक्स, किसी भी प्रकार की कोई भी उन पर भुगतान नहीं देना पड़ेगा, या उनको उस चीज की फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वाहन भत्ता। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो दिव्यांग हैं उन्हें मूल वेतन के 5% पर प्रति माह अधिकतम INR 100 के अधीन वाहन दिया जाता है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, वाहन भत्ता कैसे मिलता है दिव्यांगजन व्यक्तियों को, इस तरीके से बता रहे हैं, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो दिव्यांग हैं, ठीक है, ध्यान देना इस लाइन पर, उन्हें मूल वेतन के 5% पर प्रति माह अधिकतम, यानी कि उनकी सैलरी में ऐड आता है, 5% ऐड होकर आता है, जिसमें INR भारतीय रुपया का प्रतीक है, उसका एक कोड है, जो INR आ रहा है इसमें लिखे, INR भारतीय रुपया या पैसा का उसका एक जो प्रतीक है उसका कोड है INR। 100 के अधीन वाहन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं दोस्तों शैक्षिक भत्ता। शैक्षिक भत्ता में किस तरीके से हमारे दिव्यांगजन व्यक्तियों को रियायतें प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति को बढ़ाकर INR 50 कर दिया गया है। यानी कि वो कह रहे हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके दिव्यांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की पूर्ति को बढ़ाकर INR में 50% तक कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आयकर में छूट कैसे मिलती है। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आय में से कटौती की राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 40,000 रुपए, ठीक।
यहाँ तक कि अगर शैक्षिक या आयकर की बात करें, मैंने ये मतलब कि जिन परिवारों में सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, और उनके बच्चे अगर दिव्यांग हैं तो उनके आयकर यानी कि उनके इनकम टैक्स में भी उन्हें कम से कम 25 या 40% तक उन्हें रिबेट मिल जाता है, यानी कि 40,000 के अंतर्गत उनको रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप का पुरस्कार, यानी कि तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप यानी कि तेल कंपनियों द्वारा इनके लिए कुछ रियायतें मिल रही हैं या कुछ छूट मिल रही है दिव्यांगजन व्यक्तियों को। किस रूप में? जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप एजेंसियों का 7.5% तक आरक्षित कर दिया, यानी कि 7.5% तक इन्होंने इसको आरक्षित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता। अब बैंक किस रूप में हमारे दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता बता रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की यानी किसी भी जगह की कोई भी बैंक हो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दिव्यांगजन कल्याण के लिए काम करने वाले संस्थानों की बहुत कम ब्याज दरों पर डीआरआई के तहत उनको 4% पर ऋण और अग्रिम दिया जाता है, यानी कि बहुत कम ब्याज पर उनको पैसा दिया जाता है और एक सब्सिडी भी दी जाती है। और कह रहे हैं 50% अधिकतम INR 5,000 तक भी स्वीकार्य है। ठीक है, यानी कि उसके अलावा भी INR 5,000 तक की स्वीकार्य की गई है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक बात अगर हम करें, सार्वजनिक सरकारों द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की रियायतें, जिसमें उन्होंने क्या है, नौकरियों में आरक्षण कर दिया है। जब भी कई नौकरियां आती है रोजगार में, तो दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए जो रोजगार होते हैं तो उनके फॉर्म में उन्हें आरक्षण मिल जाता है ना। और दूसरा, छात्रवृत्ति में उनको मिलती है रियायतें, वृद्धा पेंशन मिलती है, जब भी दिव्यांगजन पेंशन भी आती है सबकी। ठीक है, और बसों को मुफ्त यात्रा। और इसमें अगर एक चीज दी जाए, तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप, इसके अंतर्गत उन्होंने प्राकृतिक गैस की बात की है, तो इसमें अगर हम जो हमारी LPG है उसके अंतर्गत नहीं दिया जाता है। उसमें अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उसमें नहीं रखा गया है, जिसमें इन्होंने कहा है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप एजेंसियों का 7.5% आरक्षित किया है। तो इसमें LPG ऐड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ना हो आप आर्ग्यू करने लगे नहीं LPG है तो LPG इसमें नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन आपको आ जाए ना, सत्य में भी पूछने को आ जाए, क्या इसमें जो इन्होंने रियायत दी है हमको तेल कंपनियों द्वारा, तो इसमें क्रॉस कर देना, नहीं दिया, इसमें LPG को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरीके से हम बात करें, रेलवे में रियायतें मिल रही है, हवाई यात्रा में रियायतें मिल रही है, डाक विभाग में रियायतें मिल रही है, वाहन भत्ता में, शैक्षिक भत्ता में, आयकर में छूट, तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप में भी उनको रियायतें मिल रही है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। और भी कई सारे ऐसे शुल्क हैं, जो टैक्स हैं, जो इनको क्या भरने में या भुगतान करने में इन्हें बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। ये टॉपिक इसलिए कराया गया, अगर 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है तो इसको करना बहुत जरूरी था, या एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलवे पर किराया जो है उसके लिए कितने प्रतिशत इनको छूट मिल जाती है, दी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि 75%, यानी कि 75% उनको कंसेशन मिलता है। हवाई यात्रा में कितना मिलता है, 50% कंसेशन मिल रहा है ना, और वाहन भत्ता में 5% मिल रहा है केवल। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए, क्या पता ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले, मैचिंग्स में पूछ ले, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया। बाकी हमारा लेजिस्लेशन रहता है, अभी उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।